एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। साथियों, मंगलवार आज 26 अप्रैल के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए हम आपसे बताना चाहेंगे कि जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, आप दोनों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी को पता है कि एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर हम उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है उन मुद्दों से प्रभावित रहता है। आज जो चर्चा है एनआरएलएम के बारे में। एनआरएलएम क्या है हम आज समझेंगे, और ये योजना क्या है और इससे असंगठित क्षेत्र है उसका जो बिगड़ता स्वरूप अगर है तो वो कैसे है और इसके बचाव कैसे करें। तो विषय आपके सामने है, एनआरएलएम असंगठित क्षेत्र का बिगड़ता रूप कैसे करें बचाव। इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हुए मूल निवासी बीडी सरोज सर, आप जिला विकास अधिकारी सेवानिवृत्त हैं उत्तर प्रदेश से। आपके साथ इस विषय पर आज समझेंगे एनआरएलएम के बारे में और असंगठित क्षेत्र पर इसका क्या असर हो रहा है, असंगठित क्षेत्र का ये बिगड़ता रूप कैसे है और इसका बचाव हम कैसे करें हमारे समाज का इस बिगड़ते हुए स्वरूप से। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बीडी सरोज सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस कार्यक्रम में। जय भीम, जय मूल निवासी सर। जय भीम, जय मूल निवासी जी सर, आज का जो विषय है, आमतौर पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो कई बार राजनीतिक भी विषय होते हैं, कभी सामाजिक विषय होते हैं, शिक्षा के बारे में होते हैं, लेकिन आज एक योजना और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिसका सीधा सीधा असर जो है मूल निवासी बहुजन समाज पर ही नहीं पूरे भारत के लोगों पर होता है। तो ये जो एनआरएलएम है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसके बारे में आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये योजना क्या है, कैसे आई, इसका क्या महत्व है। जी सर। ये योजना मूलतः गांव की महिलाओं के लिए है जो गांव में गरीब महिलाएं हैं, कोई काम कर नहीं पाती हैं, उन्हें कोई आय का साधन नहीं है। उनको आय का साधन देना, उनके आर्थिक स्तर को उठाना और उनके सामाजिक स्तर को उठाना, ये इस योजना का महत्व है। एनआरएलएम जैसा कि नाम से ही मालूम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इस मिशन में महिलाओं की भागीदारी होती है और ये उम्मीद किया जाता है कि महिलाओं को जोड़ करके गांव में कुछ छोटे मोटे काम जो हो रहे हैं उनमें उनको लगा करके कार्य कराया जाएगा। ये मूलतः यह योजना असंगठित क्षेत्र में ही चल रही है, इसका अपना कोई एक संगठित स्वरूप नहीं है। हर गांव में कई कई समूह बनाए गए हैं, कम से कम 10 महिलाओं को लेकर के, और एक से कई ज़्यादा भी समूह बनाए गए हैं। इस योजना की एक विशेष बात यह रही है, जो अगर थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए तो सामाजिक जो एक रूपता है, सामाजिक समानता है, उसको बढ़ाने में इस योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। क्योंकि इस योजना में कोई कास्ट बेस्ड या धर्म आधारित कोई ये योजना नहीं है। इसमें किसी भी जात की महिला और किसी भी धर्म की महिला पार्टिसिपेट कर सकती है, और अब इसमें कोई बाध्यता भी नहीं रह गई है कि वह महिला बीपीएल की हो या वह महिला जो है बीपीएल के ऊपर की हो। तो ये इस योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता हो सकती है कि अगर ठीक से इसको लागू किया जाए तो निश्चित रूप से समाज में एक रूपता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि समाज में खास करके स्त्रियों में जो एक पिछड़ापन है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, उसको हटाया जाए, तो इस योजना के माध्यम से इसको किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि गांव में
पुरुष वर्ग कुछ न कुछ तो करता है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो या निम्न मध्यम वर्ग का आदमी हो, मजदूरी करता है या अपना कोई बिजनेस करता है, उद्योग धंधा करता है। लेकिन महिलाएं घर में बैठी रहती हैं। महिलाओं के पास अपने घरेलू कार्य के अलावा, रसोई के अलावा बहुत ज़्यादा कोई काम होता नहीं है, तो उनका श्रम नष्ट होता है। तो इसलिए जो भारत सरकार की ये योजना है, एनआरएलएम योजना है, उनके लिए यह वरदान साबित होती है। जहाँ पे ये योजना अच्छे ढंग से लागू हो रही है, वहाँ पे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो रहा है और महिलाएं इससे जुड़ करके भारत सरकार की योजना का जो लाभ है, भारत सरकार जो आर्थिक सहयोग दे रही है, उसका सहयोग ले करके ये अपना काम भी कर रही हैं। गांव में देखा जा रहा है कि जो होशियार महिलाएं हैं, जिनके अंदर कुछ ठीक हैं, अच्छी हैं, मेहनती हैं, अच्छी-अच्छी डेयरी का काम कर रही हैं, दुग्ध उत्पादन का काम कर रही हैं, पशुपालन का काम कर रही हैं, हाथ से बनाने वाले डलिया है या कारपेट है, दरी है, नमकीन है, बड़ी है, पापड़ है, अचार है, मुरब्बा है, टोकरी है, तमाम ज्वेलरी है, नकली जो ज्वेलरी है, इस तरह से तमाम ऐसे कामों में लगी हुई है जो काम करती हैं। लेकिन एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि इनका जो असंगठित स्वरूप है, उसकी वजह से इन्हें पूरा का पूरा लाभ जो है नहीं मिल पाता है। एक तो ये है कि इनकी अशिक्षा होती है, ये उतनी शिक्षित नहीं होती हैं, उतनी होशियार नहीं होती हैं, जिसके कारण ये अपना काम सुचारू रूप से कर नहीं पाती हैं या कोई किसी बिचौलिए के हाथ में पड़ जाती हैं, तो वहाँ भी उनका नुकसान हो जाता है। अगर जिस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया है भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें विशेष रूप से देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाए, समय-समय पर इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, तो निश्चित रूप से ये एनआरएलएम योजना गाँव में महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही उनका सोशियो इकोनॉमिक जो सामाजिक आर्थिक स्तर है, उसका ढाँचा है, उसको ऊपर उठाने में ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। और ये एक चीज़ ये भी देखा गया है, पहले देहात में कहावत एक होती थी कि 7-5 की लाठी, एक आदमी का बोझ। तो ये कहावत इन महिलाओं के साथ बहुत अच्छी से सिद्ध होती है कि एक-एक महिला जो है थोड़ा-थोड़ा बचत करके बहुत ज़्यादा उनकी बचत हो जाती है और उससे वो अपना काम भी आर्थिक रूप से करती हैं। साथ ही साथ जो गाँव के छोटे-मोटे झगड़े हैं, उनका भी वो निपटारा कर लेती हैं। अगर किसी व्यक्ति को, किसी गलत व्यक्ति को 10 महिलाएँ मिल कर के समझाती हैं कि आप गलत हैं और आप ऐसे काम करिए तो आपका काम सही होगा, तो निश्चित रूप से वो आदमी समझता है और महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो चूँकि किसी चीज़ को अगर 10-5 आदमी मिलकर कहते हैं, तो वो निश्चित रूप से आदमी मानता है और उसका लाभ जो है हमें गाँव में देखने को मिल रहा है। जी, जी। जी सर, ये जो एनआरएलएम है, बताया जाता है कि ये आवाज़ नहीं आ रही है। जी, क्षमा कीजिए, माइक बंद हो गया था। हाँ, अब आ तो रहा अब आ रहा। जी, जी। जी, बताया जाता है कि ये जो योजना है, ये 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो बनाई गई थी, जिसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी कहा जाता था। 2011 से इसको किया जाए, लेकिन अभी काफ़ी वर्ष हुए हैं, अभी 2021 चल रहा है। तो इतने वर्षों में क्या आप बता सकते हैं कि इसका महिलाओं के जीवन में इसने एक
परिवर्तन किया है, या जो स्थिति 2011 में थी वो स्थिति बदल गई है उनके परिवार के जीवन में, उनके बच्चों के, या उनके जो आर्थिक उनकी जो ढांचा है परिवार का, क्या उसमें कुछ बदलाव हो पाया है योजना के तहत? देखिए, पहले तो हमको ये समझना चाहिए, जो ग्राम विकास की योजनाएं हैं, मैंने पिछले बार भी ये बताया था कि पता नहीं क्यों अभी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। कोई भी योजना लागू की जा रही है तो उसका जो एक डेंस रूप होता है, सघन रूप होता है, उस रूप में लागू न हो करके बहुत आनन फानन में लागू किया जाता है। आपको हम बताएं, जो आपने चर्चा किया कि 1999 SGSY चली, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, SGRY। तो वो इसलिए चलाई गई थी कि उसके पहले एक IRD स्कीम चलती थी। IRD स्कीम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम थी। तो उसमें छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने के लिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाने के लिए भारत सरकार की तरफ से धनराशि दी जाती थी। तो ये माना गया कि छोटा काम करके कोई गरीब आदमी अपने स्थिति को ऊपर नहीं उठा सकता है। तो ये देखा गया कि 1999 में लागू किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये बताया गया कि 10 से ज़्यादा, 10 कम से कम 10 या उससे ज़्यादा गरीब महिलाओं का, उस समय गरीब शब्द जुड़ा था, बीपीएल महिलाओं का समूह बना करके और उन्हें एक अच्छी खासी धनराशि उनकी आवश्यकता के अनुसार दे करके बड़ा काम कराया जाए। और उस समय 1,25,000 रुपया एक प्रति समूह अनुदान दिया जाता था 1999 में। और जो प्रोजेक्ट जो महिलाएं लगाना चाहती थी, जो प्रोजेक्ट कास्ट होती थी, वो बैंक से अनुदानित कराया जाता था और उसमें 1,25,000 रुपये भारत सरकार का अनुदान होता था। लेकिन वो भी योजना उस ढंग से नहीं लागू हो पाई कि फायदेमंद होती। फिर ये सोचा गया कि क्यों न अब इसको चेंज करके NRLM लगाया जाए। तो भारत सरकार में मीटिंग हुई और 1911 में ये योजना खत्म करके फिर ये हुआ कि इसको एक मिशन के रूप में चलाया जाए, लाइवलीहुड मिशन के रूप में चलाया जाए। तो NRLM का नाम दिया गया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, कि जिससे कि मिशन के रूप में चलाया जाएगा तो काम अच्छा होगा। प्रयास मतलब ढांचा तो इसका बड़ा अच्छा रहा, ऑन पेपर तो बहुत अच्छा चलाया गया कि नीचे से लेकर ऊपर तक समूहों का समूह गठित होगा, उसका फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन में तमाम महिलाओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा, बैंक सखी बनेंगी और CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन भी उनको बनाया जाएगा और महिलाओं को एक बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे कि वो काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, आप देखें कि जब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं तो उनके लिए एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो सुपरवाइज करे। जहां करोड़ों करोड़ों रुपया दिया जाता है समूह को, तो उसकी देख रेख करने के लिए भी एक बॉडी ऐसी हो जो हरदम समय समय पर देख रेख करे और वो उसके लिए जिम्मेदार हो। ऐसा नहीं कि वो समूह का भी काम देखे और दूसरा भी काम देखे, तीसरा भी काम देखे, तो इसलिए नहीं हो पा रहा ये। अच्छा, साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो किसी भी योजना का रीढ़ है, जो योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, वो है प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण के साथ ही साथ एक उसका स्पष्ट गाइडलाइन कि हमको क्या करना है। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाले बॉडी है, स्टेक होल्डर हैं, उनको मालूम हो कि हमको क्या करना है, और जो करने वाले हैं, जो महिलाएं हैं, जो समूह की महिलाएं हैं, उनको भी मालूम हो कि हमको
वास्तव में क्या करना है, जिससे कि योजना को सही ढंग से लागू किया जा सके। इन सब चीजों में कमी रह गई है, इसलिए जो है जो योजना का उद्देश्य था वो पूरा उतना हुआ नहीं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब से ये योजना चल रही है 1911 से, महिलाओं में एक जागरूकता आई है। हम लोग गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि महिलाएं जो वही बोलना नहीं जानती थी, नमस्ते नहीं करना जानती थी, और प्रार्थना करना नहीं जानती थी, साफ सफाई नहीं जानती थी, अब वो जाने पर दरी बिछाकर बैठती हैं। कोई अधिकारी गया तो खड़े होकर के नमस्ते करती हैं, जी उनकी एक प्रार्थना होती है, वो करती हैं। तो ये उनके अंदर एक जागरूकता भी पैदा हुई है, और छोटा मोटा काम भी जो महिलाएं कर सकती हैं। अभी महिलाओं में एक झिझक है कि हम ज़्यादा जी पैसा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के काम करेंगे। तो महिलाओं में ये भावना जागी है कि कुछ पैसा हम बैंक से लें और कमा करके उस पैसे को बैंक का ब्याज सहित हम अदा करें। इतना फायदा जरूर हुआ है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो महिलाएँ गाँव की है ख़ास करके उनके जो इर्द-गिर्द जो व्यवस्था है वो गाँव की होने की वज़ह से वो उसी को मानते हैं कि यही अपना पूरा विश्व है। लेकिन उसके गाँव के बाहर जो चीज़ें घटित हो रही है या जो विकास की जो बातें हैं वो उन तक अधिकतर नहीं पहुँची, जो अभी इसके माध्यम से कम वो सुनने लगी, बोलने लगी, चर्चा करने लगी, उसको समझने लगा। सर, ये जो क्षेत्र आपने जैसे शुरुआत में भी कहा कि ये जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ही पूरा एनआरएलएम है और एसएचजी का बड़ा उसमें उसमें बड़ा एक भूमिका है, बड़ी भूमिका है इसमें। आप समझना ये चाहेंगे आपसे कि ये जो असंगठित क्षेत्र है, इसका स्वरूप अभी बिगड़ रहा है। क्या ये इसका स्वरूप बिगड़ रहा है? इसकी क्या वजह है? क्या राजनीतिक और कुछ जो खुद को एनजीओ कहने वाले लोग हैं, क्या उनका जो हस्तक्षेप, ये दोनों का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया है, जिसके कारण इसका जो लाभ मिलना चाहिए था महिलाओं को जिस ढंग से, वो नहीं मिल रहा है? क्या सरकार की व्यवस्था भी इसमें कहीं ना कहीं कारण है? जी, देखिए, महिलाओं का जो है, अगर हमें कहें कि योजना से हट करके उनका उपयोग या कहा जाए दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकारें ये सोचती हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनको हम अनुदान दे रहे हैं, इनको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी अपनी हैं, हम इनको जो जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पता नहीं कैसे कहाँ से प्रश्न ढूंढा। ये हम लोगों की पीड़ा रही है, हम लोग इसको कभी कभी बड़ा दुखी भी होते रहे हैं। ये महिलाओं को अब एक टूल की तरह प्रयोग किया जा रहा है कि कहीं किसी राजनैतिक भीड़ में ले जाना है, भीड़ जुटाना है, तो इन महिलाओं को कुछ लालच दे करके, कुछ लंच पैकेट वगैरह दे करके, भाड़ा किराया करके, बस उसकी व्यवस्था करा करके लोग अपनी राजनैतिक भीड़ के रूप में इनका प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो सरकारों से जुड़ी हुई, जो उनसे जुड़े हुए संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि ऊपर से आदेश है कि आप इन महिलाओं को यूज करो। तो तमाम जो उनके काम होते हैं, जो काम एसएचजी से या एनआरएलएम से रिलेटेड नहीं है, वो भी काम महिलाओं के ऊपर जो है थोप दिया जा रहा है कि तुम करो इसको, और ये फला साहब का आदेश है, तुम इसको करो। तो ये जो दो चीजें हो रही हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो जब योजना चली तो हम लोग जब देखते थे तो महिलाओं का बड़ा सम्मान होता था, और महिलाएं बड़ा अपने आप को सम्मानित महसूस करती थी। लेकिन जब से ये सब होने लगा, उन्हें एक भीड़ के रूप में भी जुटाया जाने लगा, तो महिलाओं में एक निरस्ता टाइप की आने लगी। उनको लगता है कि अच्छा, ये भी है कि अगर वो इनकार करती हैं महिलाएं, तो उनको हो सकता है समूह से निकाल दिया जाए, या उनको जो आर्थिक सहायता दी जा रही है
सहायता देने में उनको आनाकानी की जाए, तो इससे भी महिलाएं जो है सब वहाँ भीड़ में जाती हैं और उनमें एक क्या कहते हैं, निराशा पैदा हो रही है कि हम लोग तो सरकारी आदमी हैं, सरकार की तरह काम करते हैं, लेकिन हमको किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए भी काम में लगाया जा रहा है। वहाँ हम किसी का झंडा उठाते हैं या नारा लगाते हैं या उनके आदमियों के साथ जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये फला के ही सपोर्टर हैं। ये दो तीन चीज़ों का जो है महिलाओं के काम में जो है बाधा डाल रही है और इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जी सर, अब ये जो योजना है इसको लागू करना भी बहुत आवश्यक है कि जो मतलब एक ऐसी अच्छी योजना है खास करके। और अगर इस योजना को लागू करवाना है तो एनजीओ अपने तरफ से काम कर रहे हैं, जो तथाकथित एनजीओ हैं अपने तरफ से काम कर रहे हैं, सरकार की मशीनरी अपने तरफ से काम कर रही हैं, कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें अपनी दखल दे रहे हैं जैसे कि अभी हमने चर्चा की। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसको हम जिन सामाजिक संगठनों के साथ हम जुड़े हुए हैं, खास करके फुले अम्बेडकरवादी विचारधारा से सरोकार रखते हैं, संविधान के कार्य प्रणाली के साथ सरोकार रखते हैं, हम जैसे लोगों ने कौन सी बातों के ऊपर ध्यान रखना होगा ताकि इस प्रकार की योजना को लागू किया जा सके या इसमें सुधार किया जा सके या नई प्रकार की योजना लाई जा सके? हमको किन बातों के ऊपर खास करके एनआरएलएम के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है? जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनका ज़्यादातर संबंध महात्मा ज्योतिबा फुले से है, बाबा साहब अम्बेडकर से है, या हमारे जो छोटे तबके के महात्मा संत रहे हैं उनसे है। क्योंकि अधिकांश संख्या हमारी गरीब महिलाओं की ही है, गरीब महिलाएं इसमें ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो इसमें अपने लोग जो हमारे मूल निवासी हैं, जो अपना सामाजिक संगठन चला रहे हैं किसी न किसी रूप में, और जिनकी पीड़ा है, जिनका उद्देश्य है कि हम अपने लोगों को ऊपर उठाएं, तो निश्चित रूप से कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ठगा वही जाता है जो अनपढ़ होता है, ज्ञानी होता है और गरीब होता है। तो इस समूह के लोग ही ज़्यादातर अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं और गरीब हैं, इन्हीं को ज़्यादा लोग ठगते हैं। तो अगर हमारे अपने लोग जो गांव में हैं, वो समूह में वास्तव में हो क्या रहा है, इधर देखा ही जा रहा है कि लोग समय नहीं दे रहे हैं। समय का देना बहुत जरूरी है। हमें अपने लोगों के लिए अपना कीमती समय कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तमाम समाज के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जो चाहे अम्बेडकराइट हो, ज्योतिबा फुले से जुड़े हों या और किसी संगठन से जुड़े हुए हों, वो लोग अगर चाहें इसमें, तो निश्चित रूप से महिलाओं का भला हो सकता है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये एनआरएलएम स्कीम ऐसी स्कीम है कि ढेर सारी महिलाएं इसमें जो वास्तव में जागरूक हैं, वो बहुत उनका बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। उससे वो अब इस स्थिति में आ गई हैं कि वो मनी लेंडर का भी काम करना शुरू कर दी हैं। अपने समूह के बचत से एक बिजनेस शुरू कर दी हैं। और जैसे उनके गरीब महिलाएं थी तो उनका कोई खेत वोत ले लिया था, पैसा थोड़ा सा दे करके 10 साल से जोत रहा था, खेत नहीं वापस कर रहा था, तो महिलाएं इसमें से कमा करके अपने खेत को छुड़ा ली और अपने घर बनवा लिए, बेटी बेटों की अच्छी शादियां कर ले रही हैं। तो हमारे अपने लोग भी इस तरह से अगर अपने लोगों का सहयोग कर दें, तो निश्चित रूप से जो गरीब महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, वो विकास कर सकती हैं। ये हम लोगों के, जो हमारे मूल निवासी भाई बहन गांव में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि इन महिलाओं की मदद करें। जी जी,
सर, एक आखिरी एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, खास करके बजट के बारे में है। जब हम इस योजना को समझ रहे थे, तो पता चला कि रूरल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है, सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके जो बजट में है पिछले 2 सालों में कटौती हुई है। लगभग 2020-21 का एक्चुअल हम बजट देखें तो 1,96,417 करोड़ रुपए का था। अब ये 21-22 में ये घट गया, लगभग 1,53,000 का हो गया, और अब तो 1,35,994 करोड़ में है ये। तो लगभग 11% की सरकार ने इसमें कटौती की है इस बार। तो क्या आप समझते हैं कि अगर सरकार इस प्रकार से बजट पर, रूरल डेवलपमेंट के बजट के ऊपर अगर कटौती कर रही है, तो इस प्रकार की योजनाओं के ऊपर भी इसका असर होगा? कार्यकर्ताओं ने इसको कैसे ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ग्राम विकास की योजनाओं में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। किसी भी योजना को ऐसा लोग इस सोच नहीं सोच रहे हैं कि इसको लागू किया ही जाए और दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी की जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए और अच्छा से अच्छा उसमें किया जाए। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं, कोई कहीं से कोई सूचना मिली तो उस पे कटौती करना शुरू करते हैं, वो अंत में बंद करके दूसरा नाम दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इधर पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से काफ़ी पैसे की कटौती की गई है ग्राम विकास की योजनाओं में। खास करके आप देखिए, सांसद निधि को उधर ब्रेक लगा दिया गया था, तो उसी तरह से इसमें भी रोका गया होगा। एनआरएलएम में तो बढ़ा दिया है। एनआरएलएम का जो बजट हम देखते हैं तो एनआरएलएम में 14% बढ़ा दिया है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट का जो पूरा जो बजट है उसमें मात्र कटौती हुई है। अब इसमें ये हो सकता है कि एनआरएलएम को समझ रहे होंगे कि इससे, अब एक तो ये होता है कि सरकारें वो देखती हैं कि एक तो कहाँ से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि किस काम से उनकी राजनैतिक इच्छा की पूर्ति भी होगी। तो हमारी महिलाएं जो हैं, एक बहुत बड़ी सेना है, इनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। महिलाएं अगर खुश हो जाए तो देश का सुधार बहुत जल्दी हो सकता है। तो सरकार ये सोचती होगी कि महिलाओं को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे तो हो सकता है आगे चल करके इनका काम भी अच्छा हो और हमारे लिए ये अच्छा सहयोग भी करें। ये उद्देश्य इनका हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कटौती की गई है रूरल डेवलपमेंट के इसमें, तो मनरेगा के बजट में बहुत ज़्यादा कटौती इस बार सरकार ने की है, और एनआरएलएम को मतलब एक आप कहेंगे कि जो मैनेज करने की कोशिश के रूप में उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2,000 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी है। और एनएसएपी का जो बजट है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती इस बार हुई है 2021 के बारे में। क्या उसके ऊपर आप कुछ बताएंगे? और कार्यक्रम भी समाप्त हो रहा है, और कुछ अगर बात आपको लगता है कि जो रह गई है, जिसको आज के इस अंक में, आज के इस हमारे चर्चा में शामिल करना चाहिए, तो आप कृपया उसको भी रख सकते हैं जी। नहीं, बातें तो हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। आपने एनआरएलएम का भी जिक्र कर दिया इसमें। तो आपको हम बताएं, जो हमारी एनआरएलएम की महिलाएं हैं, इनको उससे नरेगा से भी जोड़ा गया है कि नरेगा के भी कुछ काम जो है महिलाओं को दिया गया है। साइन बोर्ड वगैरह बनाने का, मेट बनाने का, महिलाओं को अन्य योजनाओं में भी जोड़ने का काम किया गया है। लेकिन चूंकि मनरेगा का कार्य महिलाओं के गांव में ही, उन्हीं के बीच में होता है, इसलिए मनरेगा से जोड़ा गया है, तो महिलाओं का उससे फायदा ही होगा। लेकिन मनरेगा का भी दुर्भाग्य ये है कि जो मनरेगा का पैसा है, मनरेगा की जो मजदूरी है, वो इधर कई सालों से रेगुलर मिल नहीं रहा है। तो उससे भी महिलाओं को, या जो हमारे मजदूर साथी हैं, भाई हैं, उनको समस्या हो रही है। बस पुनः मैं इसको कहना चाहूँगा
कि एनआरएलएम स्कीम वास्तव में बहुत अच्छी स्कीम है, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इसको स्वतंत्र रूप से एक विंग बना करके किया जाए, और जो हमारे ग्राम विकास के अधिकारी हैं उनको भी एक अधिकार दिया जाए, या उनमें कुछ एक्स्ट्रा हैंड दे दिया जाए जो इसी को करें, इसी को देखें, तो निश्चित रूप से जो है इस योजना से महिलाओं का बहुत भला होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपके साथ हमने जो बात की है एनआरएलएम के बारे में, और आगे भी हम आपसे खास करके जानना चाहेंगे कि जो एनएसएपी की जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें सरकार ने भारी कटौती की है, उसके ऊपर भी विस्तार से आगे हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। और भी जो योजनाएं हैं, आप एक विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी के पद से आप सेवानिवृत्त हैं, तो बहुत सारी योजनाओं को उसके क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं, इसको लेकर के आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहें, हमारे कार्यकर्ताओं को, दर्शकों को विभिन्न योजनाओं के बारे में और सरकारी स्वरूप के बारे में हमें जानकारी देते रहें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय जय भारत। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अभी हमने बात की बीडी सरोज सर से। बीडी सरोज सर जिला विकास अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और उनको सरकारी योजनाओं के बारे में, और जो जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, अर्थात जिसके ऊपर हमारे एमएनटी न्यूज नेटवर्क चैनल पर संविधान को जानो इस सीरीज में अभी चर्चा हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट पॉलिसीज। इसमें ये बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत ही आती हैं, इसके अंतर्गत ही बनाई गई हैं, तो इसलिए हमें इन योजनाओं को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप दोबारा सुनिए, जो साथी अभी कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को आप रिवाइंड करके सुनिएगा, पूरी चर्चा सुनिएगा, और जो भी विचार आपके हैं इस आज के चर्चा के बारे में, या आपके पास कोई जानकारी है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। कल के कार्यक्रम की जानकारी पाने के लिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलेंगे कल रात्रि 8:30 बजे, तब तक दीजिए इजाजत। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच।